चलो हम लोग शुरू करते हैं कुछ नया सेकेंड ईयर में। और उसका नाम क्या पता है? पेपर नंबर फर्स्ट। पेपर नंबर फर्स्ट क्या है? ऑप्टिक्स। पेपर नंबर फर्स्ट क्या है? ऑप्टिक्स। नंबर उसी तरह है जैसे उसमें आता है 33 33 34 या 33 34 33 और 50 नंबर का प्रैक्टिकल। आपके जो भी ज्यादातर प्रैक्टिकल है जैसे कि बहुत सारे प्रैक्टिकल है आप लोग के। न्यूटन रिंग हो गया, बहुत लोग को मिलेगा अभी जब वाई वाई न्यूटन रिंग हो गया, बाईप्रिज्म हो गया, पोलरीमीटर हो गया और नोडल स्लाइड हो गया। ये जितने भी प्रैक्टिकल है ये सारे के सारे ऑप्टिक्स में है। जैसे फर्स्ट ईयर में जितने ज्यादातर प्रैक्टिकल जैसे वाई बाई बेंडिंग हो गया, ईटा बाई स्टैटिस्टिकल मेथड हो गया, जो भी थे, और फ्लाइंग व्हील हो गया, ये सब मैकेनिक्स पे थे। उसी तरह से इस पे भी ज्यादातर प्रैक्टिकल है। थ्योरी पढ़ोगे तो वाइवा अपने आप तैयार हो जाता है। ठीक है ना? तो आप लोगों ने बहुत पहले से ऑप्टिक्स पढ़ रखा है, पता है ना? कब से पढ़ रहे हो? हाँ, 10th से पढ़ रहे हो ऑप्टिक्स। पता तो होगा ही ऑप्टिक्स के बारे में, बहुत कुछ पता होगा ना। लेंस, प्रिज्म, मिरर सब कुछ पढ़े हो। स्नेल्स लॉ भी पढ़ लिए हो, चलो अच्छी बात है। तो लाइट का कैसा नेचर होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चलो ठीक है। वेव और कैसे पता? वेव और पार्टिकल कैसे पता? पढ़ियो। कैसे आया वेव और पार्टिकल नेचर? आपने बता दिया कितने आसानी से, वेव और पार्टिकल दोनों। कैसे हुआ ये वेव और पार्टिकल? देखो, जब पुराने समय की बात है, जब भारत बहुत पीछे था, भारत अपनी आजादी की लड़ाई भी नहीं जान रहा था, उस समय से पहले 1600 की बात है। ठीक है? जो एक साइंटिस्ट थे न्यूटन साहब, उतने समय के बहुत फेमस साइंटिस्ट है न्यूटन। न्यूटन न्यूटन वही जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन और ये सब दिया है। जो फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ के आए हैं, और इतिहास पता ही है आप लोग को अपना। ठीक है ना? तो न्यूटन साहब से पूछा गया कि लाइट है क्या? तो उतने समय उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं था। उन्होंने कहा कि जो लाइट है, लाइट का जो नेचर है, लोग पूछे कि लाइट कैसी है, तो उन्होंने कहा कि जो लाइट का नेचर है ये पार्टिकल नेचर है। क्या बोला? लाइट का नेचर जो है ये पार्टिकल है। और उन्होंने ये कहा कि जो लाइट है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। किससे? लाइट किससे बनी होती है? अच्छा, ये सब जो ये न्यूटन साहब बता रहे थे, इससे पहले वो गति का नियम और गति के समीकरण दे चुके थे। बहुत माने जाने वैज्ञानिक थे न्यूटन साहब, तभी तो लोग उनसे पूछेंगे। भाई आप थोड़ी कोई पूछेगा, न्यूटन से पूछेंगे। ठीक है ना? तो न्यूटन साहब जो थे वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, तो लोग उनसे पूछे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। तो न्यूटन साहब कहे कि जो लाइट है उसकी प्रकृति जो होती है वो पार्टिकल नेचर की होती है। उसका जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। तो लोग कहे कि भैया न्यूटन बताया तो गलत बताएंगे नहीं। अच्छा, कोई भी प्रैक्टिकल उनके पास, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं था। उन्होंने जो भी बताया वो एक थ्योरी थी। उन्होंने ये कहा कि जो लाइट है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। और उन्होंने ये कहा कि ये जो पार्टिकल है ये मासलेस है। कैसे पार्टिकल है? मासलेस मतलब इनका कोई भी मास नहीं है, और ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं। और इन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम रखा, हाँ, कार्पसल्स। इसका नाम उन्होंने क्या रखा? कार्पसल्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कणिकाएं। क्या बोलते हैं? कणिकाएं। और इस पूरी थ्योरी को बोला गया न्यूटन कार्पसिकल थ्योरी, न्यूटन का कणिका का सिद्धांत। ठीक है? न्यूटन कार्पसल्स थ्योरी। उन्होंने ये बताया कि जो लाइट है, लाइट का नेचर कैसा होता है? ये पार्टिकल नेचर होता है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। और ये जो पार्टिकल होते हैं ये कैसे होते हैं? मासलेस होते हैं, और स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं। ठीक है? इतना चीजें तो बता दिया। इन्हीं के पैरेलल एक साइंटिस्ट थे,
इन्हीं इन्हीं के जो न्यूटन साहब थे, इन्हीं के पैरेलल एक साइंटिस्ट, पैरेलल का मतलब जिस समय में ये काम कर रहे थे 16वीं सदी की बात है या 17वीं सदी की बात होगी, हमको सन नहीं याद है, लेकिन ये है कि था। ठीक है ना, जब भी न्यूटन थे तब की बात है। तो इन्हीं के पैरेलल एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था हाइगेंस। आप लोग को हाइगेंस साहब को बहुत अच्छे से पढ़ना है आगे। ठीक है। हाइगेंस साहब ने बताया कि जो न्यूटन साहब कह रहे हैं कि लाइट की जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है, ये गलत है। उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो वेव नेचर की होती है। वेव नेचर का मतलब है कि वो तरंग की तरह चलती है। ये कह रहे थे स्ट्रेट लाइन में चलती है, वो कह रहे थे कि लाइट तरंग की तरह चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो थ्योरी आ गई लाइट के लिए। एक आ गई न्यूटन की कार्टेशियन थ्योरी, और एक इधर आ गई इनकी वेव थ्योरी, या कह सकते हो इन्होंने लाइट के वेव नेचर को बताया। तो भैया इतने समय ये हाइगन्स बहुत प्रसिद्धि नहीं पाए थे। ठीक है ना, तो किसको प्रेफरेंस मिल गया? न्यूटन साहब को। फिर उसके बाद 100 साल के बाद, जब ये सब घटना घट चुकी, उसके 100 साल के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, यंग्स। ठीक है ना, एक साइंटिस्ट आए। अच्छा, ये जो हाइगेंस साहब ने बताया था, इनके पास भी कोई प्रूफ नहीं था, ये सारे इम्पेरिकल है। इनका एक मानना था कि ऐसा ऐसा होता है। यंग्स आए। यंग्स पहले साइंटिस्ट थे जो लाइट की इस नेचर को लेकर के जो बहस चल रही थी, उन्होंने पहला प्रैक्टिकल किया और एक एक्सपेरिमेंट दिया। और एक्सपेरिमेंट आप लोग को पता है क्या कहते हैं उसको? वो लाइट के वेव नेचर पे था। किस पे था? लाइट के वेव नेचर पे था। और ये जो जो एक्सपेरिमेंट था उसको हम लोग बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, क्या बोला गया? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये सब घटनाएं चल रही थी। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं, आइंस्टीन। एक साइंटिस्ट आते हैं, आइंस्टीन। कौन आए फिर? सही लिखा है? सही लिखा है? सही लिखा है आइंस्टीन? चलो चल, सही लिखा हो तो भी और नहीं लिखा हो तब भी आप लोग आइंस्टीन समझे। ठीक है ना। तो आइंस्टीन साहब आए। आइंस्टीन ने एक और बड़ा काम कर दिया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोला जाता है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? आप लोगों ने कक्षा 12th में पढ़ा होगा। क्लास 12th में आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, मॉडर्न फिजिक्स में। सिर्फ पढ़ोगे इस साल। ठीक है ना। इस बार थोड़ा सा और आगे पढ़ोगे। वहां पर केवल पढ़े थे, यहाँ आप समझोगे। ठीक है ना। तो आइंस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट क्या किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये किस पे बेस्ड था? पार्टिकल नेचर पे था। और ये किस पे था? वेव नेचर पे। फिर समस्या वहीं आ गई। इन्होंने तो प्रैक्टिकल कर दिया, और इन्होंने वेव नेचर को लिया, और ये लाइट के पार्टिकल नेचर को। अब समस्या, लाइट कहीं कहीं पे पार्टिकल और कहीं कहीं पे वेव हो गई। अब फिर वही समस्या आगे खड़ी हो गई। फिर एक साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल। कौन है? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या किया? अपने चार इक्वेशन दिए, आप लोग पढ़ोगे ईएम थ्योरी में। ठीक है ना। उससे बहुत सारी चीजों को तो एक्सप्लेन किया जा सका, लेकिन कुछ चीजें जो है लाइट की नेचर की, जो ट्रांसवर्स नेचर की थी, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है ना। तो कौन आए? ठीक है ना, इन्होंने अपना इक्वेशन दिया। ठीक है। तो कुछ एक्सप्लेन हुई, कुछ नहीं एक्सप्लेन आई। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रॉगली। जिनका नाम था क्या? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली आए, वो उन्होंने किससे खत्म कर दिया? उन्होंने कहा कि सम टाइम लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल एंड सम टाइम लाइट बिहेव एज ए वेव। मतलब कहीं कहीं पे आप लाइट के वेव नेचर को पढ़ेंगे, और कहीं कहीं पे लाइट को आपको वेव नेचर को शो करती है, और कहीं कहीं पे लाइट अपने पार्टिकल नेचर को शो करती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है ना। ये जो वेव थी, जो डी ब्रॉगली ने बताया, उसका नाम था मैटर वेव। ठीक है ना। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जिसका मोमेंटम होता है पी, और लैम्डा उसकी वेवलेंथ होती है। ठीक है ना। तो डी ब्रॉगली ने किससे खत्म कर दिया? लाइट का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को बता करके। इतना जो समझ में आया कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो जब ये बता दिया उन्होंने कि सम टाइम लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल
और सम टाइम वेव। तो यहाँ से ऑप्टिक्स दो पार्ट में क्लासिफाइड हो गई। यहाँ से ऑप्टिक्स जो है दो पार्ट में क्लासिफाइड हो गई। इसको हटा दे, अभी हमारे काम का खत्म। उसका वहीं तक रोल था। अब जो हमारी ऑप्टिक्स है वो दो पार्ट में क्लासिफाइड हो गई। एक को हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, और एक को हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इसमें हम लोग पार्टिकल नेचर को देखेंगे और इसमें हम लोग वेव नेचर को। ठीक है ना? तो या इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कह सकते हैं। ठीक है यार, यही लिख दो। और क्या भैया, अंतर है, ठीक है ना? लाओ, कंफ्यूज आ जाओगे। और क्या नाम हम बोले थे आप, हम एक और? अब सही है। अच्छा, इसमें आप लोग को पढ़ना क्या क्या है, ये जो है न्यूटन के जितना भी उन्होंने दिया उस पर बेस्ड है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लेंस। मिरर तो आप लोग में है नहीं है। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ये सब पढ़ना है जो जो लिख रहा है। ठीक है ना? और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, फिर उसके बाद आईपीस। हाँ, जो माइक्रोस्कोप में देखते हो ऐसे, वो। ठीक है ना? दो तरह की वो भी पढ़ना है। ठीक है ना? फिर उसके बाद इधर आएंगे। इधर आएगा सबसे पहले इंटरफेरेंस, दूसरा डिफ्रैक्शन, तीसरा पोलराइजेशन। ये आप लोगों का प्रैक्टिकल भी है। इंटरफेरेंस पे भी प्रैक्टिकल है, डिफ्रैक्शन पे मेरे ख्याल से है कि नहीं है। डिफ्रैक्शन पे तो कंफर्म नहीं है, लेकिन पोलराइजेशन पे तो कंफर्म है, प्रैक्टिकल है। आईपीस का यूज सब जगह होना है। ये जितनी भी चीजें हैं उन सबको देखने के लिए आईपीस का यूज होना है। नोडल स्लाइड का प्रैक्टिकल है, उसमें लेंस के कॉम्बिनेशन, लेंसों का यूज करके कॉम्बिनेशन बनाना है। ये सब चीजों पे आपका प्रैक्टिकल है बीएससी सेकेंड ईयर में। इतना टॉपिक पढ़ना है। ठीक है? और इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो हम नहीं लिखे होंगे। ठीक है, इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये तो केवल एक मोटा मोटा एक चैप्टर चैप्टर है। ये एक चैप्टर चैप्टर है। ठीक है, लिख ली? अब देखो, न्यूटन साहब की थ्योरी फेल कैसे हो गई। अभी क्या था, न्यूटन साहब ने अपना पार्टिकल का नेचर दे दिया, कणिका का सिद्धांत दे दिया। आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कहीं भी जाओगे, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या स्नेल्स लॉ, वो ये पूछेगा थ्योरी फेल हुई तो कैसे हुई। ठीक है, मान लो, चलो हम मान लेते हैं कि न्यूटन साहब जो है रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिए। रिफ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने ट्रैक से डेविएट हो जाती है। और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और यहीं से स्नेल्स लॉ आ जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही आता है ना? और यही आता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन, या म्यू वन अपॉन म्यू टू। क्या आता है, वी वन अपॉन वी टू आता है। अब डेरिवेशन करेंगे तो याद आएगा क्या आता है। ठीक है ना? जैसे म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी। हाँ ठीक है, वी टू अपॉन वी वन। ठीक है ना? नहीं, हाँ ठीक है, वी वन अपॉन वी टू, म्यू टू अपॉन म्यू वन आता है। म्यू टू अपॉन म्यू वन आता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन। और उसको जब म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी लिखेंगे तो वो वी वन अपॉन वी टू हो जाता है। ठीक है ना? तो ये देखा गया कहाँ पे वो फेल हुए। बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक बहुत छोटी सी चीज है, ये एक कोई इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब है कि एक ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को अलग करता हो। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पूरे में कुछ भर दे, पानी भर दे। अभी आप लोगों ने घटना देखा ही, जो घटी। मान लो इसमें पानी भरा हो ठीक है ना, और इसके ऊपर अगर जो छत है वहां तो पानी पहुंचेगा नहीं, वहां पे हवा है। तो ये जो छत है ना, यही हमारा इंटरफेस हुआ जो दो मीडियम या दो सरफेस को, दो मीडियम को अलग कर रहा है। इसको हम लोग इंटरफेस बोल सकते हैं, बाउंड्री बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना? ठीक है, हम ये मान लेते हैं। हाँ भैया, मीडियम डिफरेंट होना, अगर दोनों, हम मान रहे हैं ऐसा कि
इधर भी एक मीडियम है और इधर भी। जब नहीं रहेगा, दोनों तरफ सेम रहेगा, तो इंटरफेस का मतलब क्या हुआ बाउंड्री का? तब इंटरफेस का क्या मतलब है? मान लो कि अगर आप फर्स्ट ईयर, आप सेकंड ईयर को, कोई फर्स्ट ईयर आएगा तो यही बैठा देंगे, सब बराबर नहीं हो जाएंगे क्या? सेम मीडियम रहेगा तो क्यों कुछ होगा? भाई सेम, जब जब सेम तरह के लोग रहेंगे तो क्यों कोई एक दूसरे को परेशान करेंगे? अभी फर्स्ट ईयर लोग बैठा तो आप लोग परेशान कैसे लोगे? कहोगे हम सीनियर है ना? तो उन दिक्कत तो करोगे ना। देखो साइंस एकदम नेचुरल है। अगर आप दिक्कत करोगे तो मान लो, अच्छा चलो, मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक जूनियर आपका आता है, अब तो रैगिंग बंद हो गई है बहुत, ठीक भी हुआ खराब भी हुआ जो भी हुआ, ठीक है ना? तो एक जूनियर आपका आता है, और आप जय लोग बैठे हो, सब लोग उसको परेशान करते हो, और क्या नाम है? बस चार आदमी, अगर चार नाम पूछे, झलिया जाएगा। झलिया जाने का मतलब वो चाहता था यहाँ से वहां तक जाना, लेकिन आप बीच में एक मीडियम है। आप सेकेंड ईयर एक मीडियम है। वो एक पार्टिकल है जो आपसे होकर के जाना चाहता है। ध्यान से सुनना, यहीं से बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है ना? वो एक पार्टिकल है जो आप एक मीडियम, आप लोग एक मीडियम हो जिसमें आप लोग एक पार्टिकल हो। आप लोग अपने आप को एक पार्टिकल मानो, और सेकेंड ईयर एक मीडियम है। वो चाहता है कि मीडियम से ट्रेवल कर जाना। वो चाहता है यहाँ से ट्रेवल कर जाना, लेकिन आप लोग सब लोग रोक रहे हो उसको। सब लोग रोक रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? उसके जाने का अपोज कर रहे हो ना। यही चीज करता है, यही चीज बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है, जब कोई लाइट की वेव किसी मीडियम से पास होना चाहती है, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स है उसके ऊपर कितना हिंड्रेंस लगा रहे हैं, या उसका कितना अपोज कर रहा है। यही चीज बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन? देखो डेविएशन का क्या होता है? जब इंटरफेस का मतलब ये है कि एक ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को अलग कर रहा है, ठीक है ना? तो एक मीडियम इधर का हो गया, और एक मीडियम इधर का हो गया। हम मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर का मीडियम है, ठीक है? और हम मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा सेकेंड ईयर का मीडियम है, ठीक है ना? ये हम मान लेते हैं कि ये एक रास्ता है। हम मान लेते हैं यहाँ पे लाइट, मान लेते हैं कि यहाँ तो ये ऐसे ऐसे चला आ रहा है, मान लेते हैं कि वो ऐसे ऐसे चला आ रहा है, ठीक है? मान लिए ये भी एक रास्ता, ये ऐसे चला आ रहा है। यहाँ तो इससे कोई पूछने वाला नहीं है ना, क्योंकि सब फर्स्ट ईयर के हैं। लेकिन जैसे ही जाना इसको ऐसे है, लेकिन जैसे ही क्या होगा कि यहाँ पहुंचेंगे, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, इसे बुलाते बुलाते इसको ऐसे कर देंगे। डेविएट कौन किया? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके पार्टिकल्स डेविएट कर देते हैं। और पार्टिकल्स क्यों डेविएट करते हैं? क्योंकि वहां पे फिर बात आ जाती है कि एक मीडियम रेयर होता है और एक मीडियम डेंसर होता है। रेयर मीडियम का मतलब है कि ऐसे मीडियम जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, और डेंसर मीडियम का मतलब ऐसे मीडियम जिसके पार्टिकल पास पास होते हैं। आपको जब भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहेगी तो आप बच के चलोगे, और जब भीड़ भाड़ नहीं रहेगी तो आप एकदम फैल के चलोगे। बात वही है, जब एक लाइट की बीम आ रही है, मान लेते हैं कि ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट की बीम रेयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्यों बेंड हो जाती है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा डेंस होते हैं कि उसको बेंड कर देते हैं। और इसी का उल्टा, जब लाइट, ये मान लेते हैं कोई एक इंटरफेस है और ये नॉर्मल है जहां पे लाइट स्ट्राइक करती है, ये हमारा ये हमारा डेंसर मीडियम है। और जब लाइट जब जाएगी, तो इसमें क्या है कि डेंसर है, उसका पार्टिकल पास पास है, लेकिन रेयर में क्या होगा, दूर दूर होगा ना, तो वो लाइट फैल जाती है, ठीक है ना? तो ये पार्टिकल्स चलते हैं, ना कि इंटरफेस। इतना चीज क्लियर है? अब आओ, हम लोग कहाँ पे थे? न्यूटन साहब पे। न्यूटन साहब कैसे फेल हो गए? ठीक है, हम लोग इस पे थे। अच्छा, आप लोगों ने न्यूटन के गति का 3 नियम पढ़ा है ना? पहला क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा होता है लॉ ऑफ मोमेंटम, एफ इज इक्वल टू एम ए, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तीसरा क्या होता है? एक्शन रिएक्शन। अच्छा ये बताओ, अगर कोई पार्टिकल है, अगर हम उसको मारेंगे तो आपको चोट लगेगी? नहीं लगेगी? मास नहीं है तो चोट नहीं लगेगी ना? अगर किसी का मास नहीं है तो चोट नहीं लगेगी। अच्छा, अगर मास नहीं होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा? अगर किसी का मास नहीं है तो उसमें फोर्स लगेगा? मास है जीरो होगा तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, वो भी जीरो हो गया। न्यूटन साहब क्या कहे कि जब कोई लाइट की बीम किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है, तो मान लेते हैं कि लाइट की बीम जहां पे स्ट्राइक करी वही नॉर्मल हो गया, और ये आई एंगल पे स्ट्राइक करी, ठीक है ना? ये इंसिडेंट रे है। जब वो स्ट्राइक करेगी तो उन्होंने ये कहा कि जब ये स्ट्राइक करती है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये जो पार्टिकल है ये सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना? और जब ये वाला जो सरफेस है वो भी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा?
इसका मतलब है कि फोर्स लग रहा है। उन्होंने कहा कि जब वो स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब है कि जब वो फोर्स भी लगा रही, न्यूटन थर्ड लॉ तो उन्होंने पहले दिया है। तो इसका मतलब जब वो स्ट्राइक करी सरफेस पर फोर्स लगा रही है, और सरफेस फोर्स लगा रहा है, कह रहा है ये फोर्स लगा रहा है, इसी कारण वो उसी माध्यम में वापस चली जाती है। और इस घटना को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज डिफाइंड एज रिफ्लेक्शन। अब ये बताओ, कोई पार्टिकल अगर मास ही नहीं है तो रिफ्लेक्ट होगी? अगर कोई पार्टिकल का मास ही नहीं है तो इसको फोर्स कैसे लगाएगा? सिंपल सी बात ना। अगर लाइट, मान लेते पार्टिकल, जो आपने कहा कि लाइट पार्टिकल से मिल करके बनी होती है, जिसको हम लोग कांच होते हैं, तो हमको चोट भी तो लगती। भाई अगर आपको एक बॉल मार दे तो बॉल उसका मोमेंटम और उसका सॉरी उसका एक्सेलरेशन और उसका मास जितना होगा, उस हिसाब से आपको फोर्स लगेगा। लगेगा ना। अब पार्टिकल की जो स्पीड है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर वो आपको पड़ेगी तो चोट लगना चाहिए ना भाई। नहीं लगता है। तो जब नहीं लग रहा तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? क्योंकि जब आपके ऊपर फोर्स लगाएगा तभी तो आप उसमें फोर्स लगाओगे, तभी तो बाउंसिंग बैक का फिनोमिना होगा। ये सब चीजें वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर दी गई थी। ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं आगे कि लाइट क्या है। ठीक है, ये एक छोटा सा क्यों इतनी सारी चीजें आई उसके बाद, ये सब उसके घटनाक्रम है। ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कहाँ पे थे हम लोग? लाइट। तो लाइट दिखती है कि नहीं? देखे हो लाइट को? लाइट देख रही हो कि क्या देख रही हो? ऑब्जेक्ट देख रही हो? लाइट देखे हो? कैसे देख सकते हो? लाइट बताओ, वो पार्टिकल्स देख रहे हो जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है, ठीक है। वाइट डिफ्रैक्शन है। ठीक है। बताओ। लाइट को देख नहीं सकते हो। ठीक है। लाइट केवल हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में सहायता करती है। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में सहायता करती है। खुद दिखती है? नहीं दिखती है। अच्छा। लाइट का जो वेवलेंथ होता है कितना होता है? अरे आप लोग बहुत बेसिक क्लासों में पढ़े होंगे। बेसिक क्लास का मतलब बहुत नहीं, कक्षा 12 में पढ़े होंगे। हाँ भैया। हम आपकी बात को समझ रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप स्पष्ट बोले, स्पष्ट नहीं समझ पा रहे हैं हम, क्या आप बोलना चाह रहे 4 × 10⁻⁻10। इसका मतलब क्या है? वेवलेंथ है, हम आपकी बात समझ गए। लेकिन 4 × 10⁻10 क्या है? मतलब इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो? ये कह रहे हैं 4 × 10⁻⁻10 ना, यही कह रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? 4 एंगस्ट्राम। 4 एंगस्ट्राम नहीं होती भैया। चार 4,000 एंगस्ट्राम होती है। और किसी की 4,000 से 7,000 एंगस्ट्राम तक होती है। और कहीं कहीं पे 68 लिखा होता है। ठीक है ना। तो बुरा नहीं मान जाना कि अरे 6800 7,000, कहीं कहीं पे 7,000 है, कहीं कहीं पे बढ़िया बढ़िया, कहीं कहीं पे 6800। नैनोमीटर में कितना होगा? नैनोमीटर में कितना होगा? बहुत मार मार खाओगे, कहोगे ये सब याद नहीं है। ऐसे फेल होते हो बस। आओ, कोई कारण नहीं है। 40,000। एक एंगस्ट्राम में कितना होता है? -10 मीटर। और 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? हम्म, वन। अच्छा, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? एक एंगस्ट्राम कितने मीटर के बराबर, पहले ये बताओ। -10। 1 माइक्रोन। -6। 1 किलोग्राम में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोग्राम में ग्राम 1,000 होते हैं ना।
यही होता है कि कुछ और? यही होता है ना? एक नैनोमीटर में होता है 10 to the power-9 मीटर। यही होता है। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखो। जब इसको रखोगे तो ये आएगा 400 एंगस्ट्रॉम, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ठीक है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ठीक है, और 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको निकालना, कैलकुलेट करना। ठीक है, तो लाइट होती है, ये बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है। लाइट होती है, आ गया, कर लेना घर पे। ठीक है, क्या बता रहे थे? हाँ, जो लाइट होती है ये कितने रंग से मिलकर के बनी होती है हमारी? हाँ, लाइट कितने रंग से मिलकर के बनी होती है? 7 कलर से मिलकर के बनी होती है। देखो, जो लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल लाइट का, वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा जो रीजन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? विजिबल रीजन। इस पे क्वेश्चन पूछा है कई बार। इसमें नहीं, कम्युनिटी एग्जामों में। और इधर जो होता है वो क्या होता है? इधर होता है अल्ट्रा वायलेट। और इधर क्या होता है? इंफ्रारेड। फिर माइक्रो, फिर रेडियो। और इसके इधर क्या होता है? एक्सरेज, फिर गामा। ठीक है ना? हाँ, तो देखो इसमें क्या होता है कि नहीं, कितने कलर है? 6। होते कितने हैं? 7। एक कलर कौन सा मिस है? इंडिगो। हमारी जो आंख है वो इंडिगो और ब्लू को अलग अलग नहीं कर पाती है। हमारी जो आंख है वो इंडिगो और ब्लू को अलग अलग नहीं कर पाती है, इसलिए हमें 6 कलर्स दिखते हैं। कहोगे ये कौन सी थ्योरी है ना? ये कहोगे ये कौन सा नया चीज है? 7 कलर होते हैं, हमारी आंख 6 ही देख पाती है उसमें से। इंडिगो और ब्लू को वो अलग नहीं कर पाती है। अभी आप को नीला का 4 शेड दिखा दे, लड़कियां पहचान जाती हैं। ये ब्लू में आ जाएगा। हाँ देखो, नेवी ब्लू। हमको ब्लू है पता था, नेवी ब्लू। अभी कुछ और शेड बता देगी। तुम्हारे जो कॉपी में बनाना उसका भी कोई शेड होगा, कौन सा है जी? ये कौन सा शेड है? ठीक है, ऐसे बहुत सारे शेड है। ठीक है ना, हल्का ब्लू। ठीक है ना? तो हमारी आंख, इसकी को एक बार इसको बना लो। इसको बना लो। इसको इसलिए बनवा रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से होंगे अभी आगे। जब लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम में जा रही है, लेंस रख दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, तो क्या है? लाइट 7 कलर से मिलकर के बनी होती है, लेकिन हमारी आंख केवल 6 ही रंग देख पाती है। ठीक है ना? और हमारी आंख सबसे अच्छा देख पाती है 5 या 5500, यहाँ से हल्का सा ग्रीन और येलो में मिला करके। एंगस्ट्रॉम भैया, ये सब देखो, इस पे क्वेश्चन कई बार आए हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में। टीईटी पीटीटी पे अक्सर आ जाता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, अभी शायद मेरे ख्याल से जो सीटेट हुआ था शायद उसमें भी आया था इस पे क्वेश्चन। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन कि इसका वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है। ठीक है, पूछ लेगा कि कौन सी आंख हमारे आराम को बहुत से, कौन से कलर को हम लोग बहुत आराम से देख सकते हैं, इसका मतलब जो हमारे आंख को सूट कर रहा है, इसका एंगस्ट्रॉम। तो इसी के बीच का हम लोग 5500 लगभग हम लोग आराम से बहुत देख लेते हैं, हरा और येलो के बीच का। ठीक है, ये हमें बहुत आराम से विजुअल हो जाता है। जब अभी हम लोग
आगे जाकर के पढ़ेंगे तो देखना उसमें मीन में जो हम लोग लेते हैं तो इसी वेवलेंथ को बीच में लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम बहुत आराम से देख पाते हैं, ये बहुत आगे की चीज है। तो हेडिंग डालो लाइट, हेडिंग डालो लाइट। देखो, देखो, लाइट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which give us which give us light is a form of energy which give us visual sensation, which give us visual sensation। लिखो लाइट एनर्जी, फुल स्टॉप लिखो, लाइट एनर्जी ट्रेवल्स, लाइट एनर्जी ट्रेवल्स, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, पर नेक्स्ट पॉइंट लिखो लाइट इज ए इलेक्ट्रो, लाइट इज ए, ऐसे लिखो ने, देखो कि जो हम ये कहना चाहते हैं कि जो लाइट होती है, देखो जो यहाँ पे क्या है कि लाइट एक प्रकार वेव भी है, और मैकेनिकल वेव दो तरह की होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्स, जिसको हम लोग अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ कहते हैं ना। तो जो हमारी लाइट होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, तो लिखो द नेचर ऑफ लाइट इज ट्रांसवर्स नेचर, द नेचर ऑफ लाइट इज ट्रांसवर्स नेचर। in which in which electric and magnetic field vectors, in which electric and magnetic field vectors, in which electric and magnetic field vectors are perpendicular to each other, electric and magnetic field vectors are perpendicular to each other, and they they also perpendicular to the, and they also perpendicular to the direction of propagation of light, and they also परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये बना लियो ना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर इस डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट चल रही है सी से, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा और इधर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा, और ये देखो ये भी परपेंडिकुलर होता है और ये भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, इसको बना लो, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, सूरज सर पढ़ाएंगे, सूरज सर पढ़ा रहे हैं ना। हम्म, ठीक है, देखो फिर सीधा पढ़ लिखो, wavelength of light is, wavelength of light is 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम lies in a visible region। ठीक है, फुल स्टॉप करके लिखो, विजिबल रीजन, उसी में लिखना, विजिबल रीजन lies between ultraviolet and infrared। ठीक है, देखो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड, ये लिखे हुए हैं,
अल्ट्रा वायलेट एंड नहीं लिख पाई क्या? पूरा नहीं लिख पाई हो? लिखो, विजिबल रीजन लाइज बिटवीन अल्ट्रा वायलेट रीजन एंड इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड में भी दो होते हैं, नियर और फार, ठीक है ना? अभी आप लोग बस इंफ्रारेड, नियर और फार बहुत आगे है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है। ठीक है, जब रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को हम लोग पढ़ते हैं, तब वहां पे नियर और फार का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है ना? अभी बस IR है आप लोग के लिए। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका अच्छा ये बताओ, अगर कोई फर्स्ट ईयर का लड़का आप लोग से होकर के जाना चाहता है, उसकी कुछ ना कुछ सर्टेन वेलोसिटी होगी, जब वो आप लोग के थ्रू जाएगा तो उसकी वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा? कुछ ना कुछ कम होगी। उसका वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा? देखो, वेवलेंथ और वेलोसिटी लैम्डा इज इक्वल टू होता है H/P, यही होता है ना? लैम्डा इज इक्वल टू H/P होता है ना? तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू H/P m × V। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी पे भी असर पड़ेगा तो वेवलेंथ पे भी असर पड़ेगा। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। लिख लो, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट व्हेन ए बीम ऑफ लाइट goes from one medium to another medium, then velocity and wavelength of the light another medium, then velocity and wavelength of the light will change and 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 frequency of the light and frequency of the light remains constant and frequency of कहाँ पे जाए, the velocity and wavelength of the light will change and frequency remains constant। ठीक है ना? अब बात आती है, देखो जो आप लोग का एक बहुत अच्छा एग्जाम होता है जैम, नाम सुना है? छोटे छोटे पॉइंट ऑफ क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसका वेवलेंथ किस अमाउंट से चेंज हो रहा है? नहीं पता है ना? बताएं कि ना बताएं? अरे अब वही लिखा है, चेंज होता है वेवलेंथ और वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम कहाँ बोले, हम तो वेवलेंथ बोले थे। ठीक है, तो लिखा दें कि इतना छोड़ दें? क्या चाहते हो भाई? लिखवा दें? इसी सब चीजों से काफी, फिर जब ज्यादा हो जाए क्या तो इतना पढ़ना है। पिछले साल भी यही कह रहा था ना कि इतना ज्यादा हो गया कैसे पढ़े। हाँ, अच्छा, चलो देखो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लैम्डा ऑफ मीडियम, एम फॉर मीडियम, इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ एयर या वैक्यूम, तो इसको हम लोग लैम्डा नॉट कह देते हैं, लैम्डा नॉट अपॉन म्यू। यहाँ पे इसको लिख लो, चेंज इन वेवलेंथ, पॉइंट करके लिखो पहले, चेंज इन वेवलेंथ इन एनी मीडियम is change in wavelength of light in any medium having refractive index mu m having refractive index mu m। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा उस मीडियम का जिसमें लाइट जा रही है, और हमें रिफ्रैक्ट अगर वेवलेंथ पता होगी लाइट की फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम में, तो लैम्डा एम आ जाएगा। लिख लो, वेयर 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 लैम्डा नॉट लिख लो, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस या वैक्यूम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस ओआर और वैक्यूम। लिख लो, लिख लो, भूल जाओगे टर्म, टर्म ही मेन है। लैम्डा ऑफ एम लिखो, लैम्डा ऑफ एम लिखो, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फ्री मीडियम, सॉरी, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एनी मीडियम
म्यू ऑफ एम तो लिखवा ही दिए हैं। देखो आप लोग कुछ छोड़े थे खा करके, उसका फायदा हो गया। चूहा है। ठीक है, हो गया। और फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, और इसी फ्रीक्वेंसी जो नहीं चेंज होती है, इसी फैक्टर से हम लोग ये बता पाते हैं। अच्छा आप लोग कहोगे फ्रीक्वेंसी भी तो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो भी चेंज होना चाहिए। अरे पूछो। कहाँ पे थे हम लोग? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी चेंज होनी चाहिए ना। अब इसका कारण पता चलेगा कल।